हेलो नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ CUT UG एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास पोल साइंस के MCQ बाय बुक्स। सो बेसिकली इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि किताब के ज़रिए आपको समझाया जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त मैं इन क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर आपको किस तरीके से वहाँ पर अटैम्प्ट करना है एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्ज़ाम्स। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये इंडियन पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाता है वो ये है कि संविधान सभा में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का जो भाषण है वो किसने दिया और कहाँ दिया। सो बेसिकली देखिए, जवाहरलाल नेहरू का ये भाषण था और ये संविधान सभा के एक विशेष सेशन में दिया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस तरीके से ये भाषण का नाम क्या है और साथ के साथ ये कहाँ पर बोला गया। आगे चलते हैं। इसके सेकंड MCQ पर अगर हम नज़र डालें तो भारत के समक्ष आपको 3 चुनौतियां पता ही हैं। ये पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में देश को बांधना, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना, और तीसरी चुनौती थी कि किस तरीके से पूरे देश का विकास किया जा सके। तीनों चुनौतियों के लिए देश में एक अच्छा संविधान बनाया गया और आर्थिक विकास की नींव योजना के जरिए रखी गई। तो बेसिकली देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भारत के समक्ष कौन सी 3 चुनौतियां थी और इसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो इन तीनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है कि एकता के सूत्र में देश को बांधना, लोकतंत्र को कायम रखना और विकास करना, ये हमारे समक्ष 3 सबसे बड़ी समस्याएं उस समय थी जिस समय हमें आज़ादी मिली। आगे चलेंगे, इसी में देखिए आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कितनी टिकट जो है वो डाक टिकट वो जारी की गई। तो आपको याद रखना है कि देखिए ये 3 डाक टिकट है जिनको जारी किया गया इस अवसर पर, और तीनों, एक में आत्मनिर्भरता के लिए आपको चरखा दिखेगा, दूसरे में आपको खेती के कुछ फसल एक दिखेगी, और तीसरे में आपको कुछ बैंड बाजे के इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे। तो इस तरीके से 3 अलग अलग हमारे गणतंत्र दिवस पर 3 डाक टिकटों को जारी किया गया। सो ये बेसिकली आपको याद रखना है इनके नंबर्स कितने थे, तो ये 3 हैं। आगे चलते हैं। देखिए अगला है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी तारीख को ये भाषण दिया। तो बेसिकली ये भाषण का आपको डेट याद रखनी है, 11 अगस्त 1947 ये डेट है। ये हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये MCQ में पूछा गया। आगे जब हम चलते हैं तो देखिए इसी में एक अमृता प्रीतम भारतीय कवि हैं, कवियत्री हैं और पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इनकी पुस्तिका आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी पत्रिका इन्होंने लिखी है, तो नागमणि इन्होंने पत्रिका का संपादन किया। इस पूरे चैप्टर में कोशिश की गई है कि किस तरीके से आपको हाईलाइट करके क्वेश्चंस बताए जाएं ताकि किताब के जरिए आपको डायरेक्ट जो है वो रिज़ल्ट मिले, क्योंकि आपने ये किताब पढ़ रखी है और इन किताबों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। आगे चलते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात करेंगे इसी चैप्टर में। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था, और इसी में बेसिकली बताया गया कि किस तरीके से भारत एक देश का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश बट जाएगा, और इसमें एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना। सो बेसिकली ये आपको याद रखना है। आगे हम इसी में चलें तो देखिए भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ, तो ये धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे हुआ। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं जो MCQ में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी भारत विभाजन के स्टेटमेंट्स में अगर हम बात करें तो एक आती है, कौन से ऐसे नेता थे भारत के जो सीमांत गांधी के रूप में जाने गए और द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये सीमांत गांधी और द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ नेता थे, और कई बार इनको पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत का भी नेता कहा गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं इसी MCQ में, देखिए बताया जाता है कि किस तरीके से भारत में विभाजन के समय सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ थी। तो ये दिल्ली में बताई गई है। दिल्ली में लगभग बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और अपने अपने बचाव के लिए उन्होंने यहाँ शरण ली।
विभाजन के 4 परिणामों में देखिए 4 स्टेटमेंट है। सबसे पहले विभाजन का जो परिणाम था वो ये था कि बड़ी जल्दबाजी में अचानक से एक स्थानांतरण हुआ लोगों का, अनियोजित और त्रासदी भरा, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसी स्टेटमेंट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे 3 इलाके थे जहाँ सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक झगड़े हुए, सांप्रदायिक रूप में लोगों ने एक दूसरे को मारा। तो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा झगड़े हमको देखने को मिलते हैं। तीनों इलाकों को आपको याद रखना है क्योंकि ये 3 इलाके पूछे जा सकते हैं। विभाजन के समय परिसंपत्तियाँ, देनदारी, संपदा, हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ और लगभग कितने लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये लोग 80 लाख लोग हैं जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 1951 में भारत में कुल आबादी मुसलमानों की कितनी थी। तो देखिए ये 12% है और 12% के अलावा अभी अगर पूछी जाए तो ये लगभग 14% है, यानी कि 14%। इसी MCQs में जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए बताया जाता है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने किस तरीके से अहिंसा और सत्याग्रह का पालन किया। आज़ादी के समय कई लोगों को समझाया कि विभाजन के दौरान हमें लड़ना नहीं है बल्कि शांति से काम लेना है, और इसके लिए उन्होंने कई जगह उपवास भी किए। साथ के साथ लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये था कि कई लोग इनके विचारों से सहमत नहीं थे और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी में आगे चलते हैं और फैक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बताया गया रजवाड़ों के बारे में, और रजवाड़ों का जो पहला विलय है वो किस तरीके से, ब्रिटिश इंडिया में कितने हिस्से थे, तो ये भी क्वेश्चन आता है। 2 हिस्से आपको याद रखने, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाला और साथ के साथ एक कुछ प्रांत ऐसे थे, राज्य ऐसे थे जहाँ पर रजवाड़े यानी राजा शासन करते थे। इनकी संख्या आपसे पूछ ली जाएगी तो आपको संख्या इनकी याद रखनी है। देखिए 565 इनकी संख्या है और 565 संख्या में कई अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े भारत में शामिल थे। आगे MCQ में हम बढ़ेंगे तो हमें बताया गया कि किस तरीके से कुछ राजाओं ने हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करी, और सबसे पहले जो थे वो त्रावणकोर यानी कि ये केरल के आसपास का राज्य पड़ता था उस समय, और फिर उसके बाद हैदराबाद रजवाड़ों को, शासकों को समझाने में जो सबसे बड़ी भूमिका हमारे उस समय के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने निभाई, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे तो इसी में देखिए बताया गया कि किस तरीके से रजवाड़ों को भारत में विलय करवाने के लिए एक कागज़ पर, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया और इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQ में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आपकी किताब से लिए गए। हैदराबाद में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए हैदराबाद के निज़ाम से हमने किस तरीके से भारत में उनको शामिल करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था, और आज का हैदराबाद या उस समय का हैदराबाद आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी इसमें हिस्से शामिल थे। बहुत अमीर व्यक्ति था और अपने अर्धसैनिक बलों के साथ इसने यहाँ पर शासन करने की कोशिश करी। अर्धसैनिक बलों का आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है रजाकार। तो किस तरीके से उस समय भारत में मिलने के लिए शामिल नहीं था, लेकिन इसको भारत में मिलाया गया। उसके बाद मणिपुर के राजा का नाम आ सकता है। मणिपुर के राजा का नाम देखिए बोधचंद्र सिंह है, और इन राजा से भी साइन करवाया गया। और पहला भारत का ऐसा राज्य आपसे पूछा जाएगा जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए, तो ये मणिपुर था। 1948 में यहाँ पर चुनाव कराया गया, ये पूछने के लिए कि लोग भारत की तरफ शामिल होना चाहते हैं या राजा के साथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण के लिए कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जहां पर पहले ये तय हो गया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे जब भारत आज़ाद होगा। तो 1920 का 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है ये, जहां पर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, ये बात तय हुई। और इसी चीज़ को याद रखते हुए मद्रास के कुछ तेलुगु भाषी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को आज़ादी के बाद भी याद रखा और उन्होंने आंध्र आंदोलन चलाया। तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करने के लिए इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करी, और इसमें जो सबसे बड़े नेता थे वो थे पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु की हालांकि 56 दिन की हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद कई जगह हिंसक विद्रोह भी हुआ लोगों का। कई लोगों ने इस्तीफा दिया उस समय की विधानसभा से, और अंत में 1952 दिसंबर में भारत में पहला भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना। देखिए इसी में
राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो कई और राज्यों ने समस्याएं खड़ी करी कि उन्हें भाषा के आधार पर नए राज्य चाहिए। तो उस समय 1953 में एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये भी आपको याद रखना है कि ये आयोग कब बना। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 साल के बाद दी और 1956 में एक कानून बनाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी किताब से लिए गए हैं और आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ नए राज्यों का निर्माण बाद में भी हुआ, जैसे 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर बना, ये 2 राज्य बने। 1966 में पंजाब बना और पंजाब से ही अलग होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्य बने। ये आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये एक तरफ ये मैचिंग के लिए आ सकते हैं, एक तरफ ईयर आएंगे और एक तरफ राज्यों का जो निर्माण है वो कब कब हुआ। इसी तरीके से नागालैंड 1963 में बहुत पहले बन गया और 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने और अभी हाल में ही 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था, तेलंगाना। तो ये सारे MCQ हैं जो फर्स्ट चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं सेकंड हमारे लिए कौन सा चैप्टर है जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सेकंड चैप्टर इंडियन पोल साइंस से आपसे लिए गए हैं और इसमें बताने की कोशिश की गई है बहुत जल्दी से कि ये कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए सेकंड चैप्टर से इसमें बात होती है कि किस तरीके से भारत में कांग्रेस पार्टी ने 3 चुनावों में अपना दबदबा बनाकर रखा और किस तरीके से एक पार्टी ने बड़े स्तर पर जीत हासिल करी। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को लगभग 299 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए और संविधान जो है हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये सारी चीज़ें आपके लिए हाईलाइट की गई हैं। और इसके अलावा देखिए भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी एक आयोग को दी गई। चुनाव आयोग 1950 जनवरी में बना, 25 जनवरी 1950 इसकी पूरी तारीख है। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि पहला चुनाव किस तरीके से कराया जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये आएगा कि चुनाव करवाने के पहले चुनाव में हमें कौन कौन सी समस्याएं आई। तो देखिए पहला चुनाव में हमें जो समस्या आई वो था चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना, उस समय किस लोगों को ये समझाना कि चुनाव का कौन सा तरीका हमारे लिए सही है। इसके अलावा बड़े स्तर पर 3 लाख से ज़्यादा चुनाव अधिकारियों को हमने प्रशिक्षित किया, उन्हें समझाया कि चुनाव के वक्त किस तरीके से उनको कार्य करना है। देश में कितने करोड़ मतदाता थे? 17 करोड़ मतदाता आपको याद रखने हैं। 3200 विधायक और लोकसभा के 489 सांसदों का चुनाव होना था। इस समय ये संख्या 543 हो गई है, लेकिन उस समय ये 489 संख्या थी। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे इलेक्शन हुए, आपको ये पता है। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर ये जो उम्र थी वो उस समय कितनी थी, वो 21 वर्ष है, 21 ईयर्स। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए 1951 में एक चुनाव समिति बनाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार बनेंगे। तो ये याद रखना, ईयर 1951 है। इसके अलावा मतदान के देखिए बदलते तरीकों में आपको बताया गया कि कैसे पहले चुनाव में बड़े स्तर पर कागज़ और 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उस समय बैलेट पेपर पर जो वोटिंग का तरीका वो चलता था। और आगे चलकर 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM भी बोलते हैं, उसका प्रयोग करना चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया। आगे है पूरे भारत में देखिए इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ है, तो 2004 आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और आपसे MCQ के रूप में पूछा जा सकता है। पहले आम चुनाव की आलोचना देखिए किसने किस तरीके से करी, तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ एक हिंदुस्तानी संपादक ने अपनी मैगजीन में इसको लिखा। ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी, मैगजीन थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की आलोचना इस आधार पे हुई कि उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार देकर लोगों को गलत किया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भारत का पहला जो लोकतंत्र है वो बड़ी आसानी से संपन्न हुआ। लोगों ने चुनाव में भाग लिया और जब रिजल्ट आए तो सभी ने इन रिजल्ट्स को आसानी से माना। तो इस तरीके से भारत में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना और इसी एग्जाम्पल को हम भारत में इतिहास के लिए मील का पत्थर बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि अगर आप लोकतंत्र स्थापना करने की एक तरीके से इच्छा रखते हैं तो वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है।
आगे चलते देखिए, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व बताया गया। 489 में से पहले चुनाव में 364 सीटें जो हैं वो किस तरीके से कांग्रेस ने जीती। दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, 16 सीटें इसने हासिल करी। इसके अलावा आज का एक केरल का हिस्सा था, मद्रास और उड़ीसा, ये 3 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस को सीटें नहीं मिली। हालांकि बाद में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस में केरल में अगर हम बात करें 1957 में दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी में एक गठबंधन सरकार बनी। लेकिन इन सब के बावजूद अधिकतर राज्यों में जिसका दबदबा रहा वो थी कांग्रेस पार्टी। आगे राजकुमारी अमृता कौर की आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृता कौर। आगे देखिए, इसी चैप्टर में आपको बताया रखा है कि केरल में कम्युनिस्टों की जीत 126 में से किस तरीके से 60 सीटें 1957 के इलेक्शन में इस पार्टी ने जीती। हालांकि पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो EMS नंबूद्रीपाद थे और इन्होंने राज्यपाल से किस तरह सरकार बनाने के लिए अपना पक्ष रखा। लेकिन 1959 में केंद्र सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया, जो कि आपको याद रखना है। कुछ पार्टियों के बारे में कि इनकी स्थापना कब हुई और ये किस विचारधारा से संबंधित थे। तो देखिए, सोशलिस्ट पार्टी है, 1934 के आसपास इस पार्टी का निर्माण कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। हालांकि 1948 में ये पार्टी जाकर अलग हुई। इस पार्टी का बहुत ज़्यादा दबदबा भारत में नहीं रहा। हालांकि इस पार्टी ने बड़े स्तर पर अपनी शाखाएं भारत में बनाई और ये किस विचारधारा में विश्वास रखते थे, समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा में इनका विश्वास था। और सोशलिस्ट पार्टी के कुछ मुख्य नेताओं की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का नाम आप याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कैसे कई देशों से अलग था। तो भारत में अगर हम बात करें तो बड़े निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे केवल एक पार्टी, जबकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम आपको ये बताता है कि कैसे सिर्फ एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। सो ये बेसिकली बताया गया है। इसके अलावा आगे चलकर देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है और आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है वो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और शेड्यूल कास्टम फेडरेशन की स्थापना किसने करी, तो भीमराव अंबेडकर के लिए ये 3 नाम आपको ये 3 चीज़ों के लिए इनका नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आगे चलकर देखिए, हम बात करें कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे हैं। 1920 में ये पार्टी, हालांकि इसके कई वर्ग बने भारत के अलग अलग हिस्सों में, और 1917 की रूसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे ये लोग और भारत में समाजवाद की स्थापना चाहते थे। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि इस पार्टी ने पहले आम चुनाव में 16 सीटें हासिल करी। और आगे चलकर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बटी, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसी में देखिए, आगे आपको बताया गया कि कैसे भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में इसकी स्थापना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आपको याद रखना है। और आज के RSS और हिंदू महासभा में इसकी नींव देखी जा सकती है। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की विचारधारा पे विश्वास रखते हैं। और साथ के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बालराज मधोक इसके कुछ बड़े नेता थे और हिंदी भाषी राज्यों में इनका दबदबा इस पार्टी का बहुत लंबे समय तक रहा। तो इस तरीके से कुछ बड़ी पार्टियों के बारे में इसमें बताया गया है। और साथ के साथ आपको ये बताया गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी का जो एक शासन करने का भारत में तरीका रहा या चुनाव जीतने का, वो दूसरी पार्टियों से बहुत अलग रहा। आई होप के सारे जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको फटाफट इसमें बताई गई हैं। अब चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट एक तीसरे पार्ट में, चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं और वो किस तरीके से आपको बताने की कोशिश की गई है। देखिए, बेसिकली इसमें बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं हैं कुछ, और साथ के साथ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आज़ादी के बाद किस तरीके का नियोजन भारत में तैयार किया गया, और इसमें बताया गया कि कौन कौन से राजनीतिक फैसले किस तरीके से
लिए गए। तो देखिए क्या समझना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास करते समय लोगों के लिए किस तरीके के स्टेप्स सरकार को उठाने चाहिए, या सरकार को किस तरीके के फैसलों में किन किन लोगों को शामिल करना चाहिए ताकि राजनीतिक टकराव उत्पन्न ना हो। तो देखिए बताया गया है, कभी भी सरकार कोई भी विकास का तरीका अपनाए तो सिर्फ एक कमरे में बैठकर इन चीज़ों को ना तय करे, पीढ़ी एक जनरेशन का ध्यान रखे कि आने वाली जनरेशन के लिए इस विकास कार्यक्रम का क्या लाभ होगा, साथ के साथ विशेषज्ञों की राय ली जाए और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं हमारे, वो बेसिकली तय किए जाए कि किस तरीके से वो बता पाएंगे कि भाई असल में लोगों की समस्या क्या है और किस तरीके से इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि विकास करते समय राजनीतिक टकराव उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार को किन कदमों को उठाना चाहिए। तो एक पीढ़ी का ध्यान रखते हुए आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सरकार सोचे, फैसलों पर एक्सपर्ट्स की राय ले और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जनता के रियल मुद्दे पूछे जाएं कि किस तरीके के विकास कार्यक्रम सरकार को बनाने चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। इसके अलावा वामपंथ और दक्षिणपंथ, दो आइडियोलॉजी, दो विचारधारा आपको बताई गई है। तो देखिए वामपंथ के बारे में आ सकता है कि वामपंथ वो विचारधारा के लोग हैं जो गरीब और पिछड़े लोगों को मिलने वाली सहायता सरकार से अगर सरकार को मिलती है, सरकार ऐसी नीतियां बनाती है कि उसका फ़ायदा गरीब और पिछड़े लोगों को मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम वामपंथी बोलते हैं जो इस विचारधारा को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी वो लोग हैं जो बाजार में सरकार का कम हस्तक्षेप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाजार में ओपन कंपटीशन हो, एक उत्पादक अपनी कीमत खुद तय करे और एक जो ग्राहक है वो अपनी कीमत खुद तय करे और इस तरीके से बाजार व्यवस्था चले। तो ये दो विचारधाराएं हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद देखिए भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो कुछ लोगों का मानना था कि पश्चिम अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए और कुछ लोगों का मानना था कि हमें समाजवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार के सामने इन दोनों मॉडल को ना अपनाकर अगर हम देखें तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और मिक्स इकोनॉमी आपको पता है कि किस तरीके से हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही। देखिए इसी में आगे बताया गया है कि किस तरीके से योजना आयोग, भारत का पहला एक ऐसा कमीशन बनाया गया जो भारत के लिए योजनाएं तैयार करेगा। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई और हालांकि योजना आयोग का काम था कि भारतीय सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसी संरचना, ऐसी योजना बताए जिससे कि सभी लोगों को लाभ पहुँचे। हालांकि योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया और ये 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके अलावा नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो नीति आयोग की आपको अगर फुल डेफिनेशन पूछी जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसका नाम है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि हमें आंसर में क्या अटेम्प्ट करना है। 1944 का देखिए बॉम्बे प्लान, 1944 में बॉम्बे प्लान क्या है। सो बॉम्बे प्लान एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकार को कुछ 8 बड़े उद्योगपतियों ने बताया कि किस तरीके से हम आज़ादी के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था चला सकते हैं। तो इसको बॉम्बे प्लान किया गया। हालांकि सरकार ने इस प्लानिंग को नहीं अपनाया। आगे एमसीक्यू पार्ट में देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। तो 1951 में इसका प्रारूप तैयार हुआ। ध्यान रखना है कि ये ड्राफ्ट कब हुआ, 1951 में, और 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना को तैयार करने में एक के.एन. राज जो थे वो हमारे उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया कि कैसे भारत को धीमी चाल रखनी चाहिए। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र पर जोर था हमारा, बांध और सिंचाई, इसके अलावा भाखड़ा नागल जैसी बड़ी परियोजनाएं हमने बनाई ताकि सिंचाई के लिए लगातार पानी मिलता रहे। देश में भूमि वितरण बेहतर किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजनाओं में किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देखिए इसमें आता है कि किस तरीके से विकास पर जोर देने के लिए बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने चाहिए। पीसी महालनोबिस उस समय के बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस योजना को तैयार किया गया। इसके अलावा बिजली, रेलवे और इस्पात मशीनरी जैसे बड़े हमने उद्योग खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा केरल मॉडल के बारे में बात होती है। देखिए केरल ने किस तरीके से अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार इन चीज़ों में बड़े परिवर्तन किए और आज ये राज्य हमें एक मॉडल के रूप में एक तरीके से देखने को मिलता है कि कई राज्य इसकी राह पर अगर चलें तो अपना विकास उसके जैसा कर सकते हैं। तो 4 साल 1987 से 1991 नव लोकतांत्रिक पहल के नाम पर एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के जरिए ये कोशिश की गई कि हर गांव, हर क्षेत्र, हर व्यक्ति तक विकास की डोर जो है वो पहुंच सके। जेसी कुमारप्पा के बारे में बता रखा, देखिए इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नाम की एक पुस्तक है, उसके लेखक थे और ये
बहुत बड़े विरोधी एक तरीके से उस समय के माने गए कि किस तरीके से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाने की बात हो रही है। इनका मानना था कि गांव में उद्योग लगाने चाहिए, जिससे कि गांव में भी निवेश पहुंचे, और कृषि आधारित उद्योगों की इन्होंने बेसिकली बात करी। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से आपको लिए गए हैं। अगले लास्ट और फोर्थ चैप्टर में अगर हम चलें तो उसमें बताया गया है कि भारत की विदेश नीति किस तरीके से रही। तो देखिए, विदेश नीति के भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट कर रखे हैं जो कि आप समझ सकते हैं, और इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें बता रखा है कि भारत ने किसी भी देश के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते समय कुछ चीज़ों का हमें निर्धारण करना पड़ता है, और ये विदेश नीति के बारे में है। देखिए, इसमें बता रखा है कि किस तरीके से जब एक व्यक्ति का व्यवहार अपने परिवार, अपने मित्र से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ऐसी एक देश को अपनी विदेश नीति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का ध्यान रखते हुए बनानी पड़ती है कि भाई घर में किस चीज़ की आवश्यकता है और बाहर हमारा जो मित्र देश है वो या पड़ोसी देश है वो किस तरीके की नीतियाँ बना रहा है। तो उन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति तैयार करनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि एक देश अपनी विदेश नीति किन चीज़ों से प्रभावित होकर बनाता है। तो आपको याद रखना है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, ये दो चीज़ें हैं। इसी को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 51 क्या कहता है। आर्टिकल 51 हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारा हर राज्य अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया। 51A आ सकता है जो कि शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको याद रखना है। 51A अगर पूछा गया तो वो आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जबकि सिर्फ अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। गुट निरपेक्षता की नीति की बात होती है। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से दो ब्लॉक, एक अमेरिका ने बनाया, एक USSR ने बनाया, लेकिन उस समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए आगे MCQs में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन रहे और भारत की विदेश नीति तैयार करने में किसकी बड़ी भूमिका रही, तो जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही। और इनके 3 बड़े उद्देश्य थे कि किसी भी देश से हम अपनी विदेश नीति तैयार करें तो ये 3 चीज़ें हासिल होनी चाहिए। पहला है कठिन संघर्ष से प्राप्त जो आज़ादी मिली है उसकी संप्रभुता रहे, हम अपने निर्णय खुद लें, हमारे देश में किसी प्रकार का कोई फूट डालने की कोशिश ना करें, और जिस देश से हमारा संबंध रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से हम हमारे आर्थिक विकास में हमारा सहयोगी बने। इसके अलावा देखिए, जैसा कि आपको बताया गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई। तो गुट निरपेक्षता की नीति में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारत ने गुट निरपेक्षता के इनिशियल कदम 1950 से उठाने शुरू कर दिए थे, और 1947 में ही भारत ने एशियाई संबंध को मजबूत बनाने के लिए एक सम्मेलन किया। इसको एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है, और ये आज़ादी से कुछ 5 महीने पहले ही ये चीज़ें तय हो गई थी। आगे इसी MCQs में आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1961 के सितंबर बेलग्रेड में हुआ था। इसके अलावा चीन के साथ शांति और संघर्ष में बात करें तो देखिए चीन जो है वो 1949 में आज़ाद हुआ। इसके बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, और भारत सरकार पहला ऐसा देश था भारत जिसने इसको मान्यता दी कि हाँ भाई ये अपना तौर तरीके खुद चुन सकता है कि किस तरीके से इस देश को अपना विकास करना है। देखिए इसी में आगे है कि चीन और भारत के रिश्ते अच्छे रहें तो हमने पंचशील सिद्धांतों की स्थापना करी कि भारत और चीन एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान करेगा, एक दूसरे की बाउंड्री डिस्प्यूट को बातचीत से सुलझाएगा। तो नेहरू और चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री 29 अप्रैल 1954 को ये स्थापना हुई। पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस समय होती है, डेट आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 1954। देखिए आगे है चीन का आक्रमण। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ। उसके बारे में बात करने से पहले तिब्बत के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। मध्य एशिया का मशहूर पठार है, और 1950 में ही चीन ने अपना नियंत्रण इस पर काबू करने की कोशिश करी। 1958 में चीन ने यहाँ पर शस्त्र विद्रोह हुआ तिब्बती लोगों के बीच में और चीनी आर्मी के बीच में। हालांकि तिब्बत के लोगों का हमेशा से मानना है कि चीन उनका, तिब्बत का इलाका उनका है, जबकि चीन इस पर अपना अधिकार जमाता है। और 1959 में बहुत सारे तिब्बती लोग और वहाँ के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी, और हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला नाम के स्थान पर दलाई लामा जो धार्मिक गुरु हैं वो यहाँ पर आकर बसे।
इसी में देखिए आपको बताया गया कि जब भारत ने बहुत सारे तिब्बती लोगों को शरण दी और धार्मिक गुरु दलाई लामा को धर्मशाला में अपना निवास स्थान बनाने की शरण दी भारत ने, तो इसको लेकर चीन और भारत के बीच बहुत नाराजगी पैदा हुई और यही एक ऐसा समय आया जब चीन ने हमारे ही इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करी। तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से देखिए बात हुई है कि किस तरीके से चीन ने हमारे दो इलाके जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को एक समय पर नेफा कहा जाता था। नेफा की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, उत्तरी सीमा प्रांत इसका नाम है पूरा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर रखा है, बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेफा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत के बारे में बात हो रही है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच। हालांकि चीन ने कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्रों पर दबदबा दिखाया और चीन एक तरफा युद्ध विराम घोषित करा। चीन ने यूएनओ के हस्तक्षेप से। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है कि भारत चीन युद्ध से भारत की छवि पर क्या असर पड़ा, तो देखिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, हमारे रक्षा मंत्री थे। और नेहरू जी की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी आई, संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया उनके खिलाफ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई, पीछे हमने बात करी थी। इसके अलावा भारत ने अपने उत्तर पूर्वी राज्यों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और नागालैंड को प्रांत का दर्जा और मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए वहाँ विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार दिया। पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो देखिए हमारे जो संघर्ष के मुद्दे हैं वो कश्मीर है। कश्मीर के बाद आता है सिंधु नदी जल विवाद। हालांकि 1960 में सिंधु नदी जल विवाद को विश्व बैंक ने सुलझाने की कोशिश करी और अभी ये थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पानी के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता है। गुजरात का कच्छ इलाका 1965 में, जहाँ पर बहुत सारे आतंकवादियों ने भारत में घुसने की कोशिश करी। हालांकि उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आर्मी को मोटिवेट किया और हमने इन चीज़ों को पूरी तरीके से एक तरफा इसमें हमने बढ़त हासिल करी। आगे 1966 में देखिए जब हमने बहुत सारे लाहौर तक पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ कि जिन इलाकों पर भारत ने कब्जा किया वो वापस कर दिए जाएंगे। तो इसको हम ताशकंद समझौता बोलते हैं। ये 1966 में हुआ। सोवियत संघ के उज़्बेकिस्तान उस समय के, क्योंकि यूएसएसआर में था, और उज़्बेकिस्तान में ये हुआ। ताशकंद उस समय उज़्बेकिस्तान की राजधानी थी और यहीं से वापस आते वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान से एक और युद्ध होता है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में 1971 का। तो देखिए बेसिकली इसमें बताया गया कि मुक्ति संग्राम नाम का भारत ने एक बहुत बड़ा आर्मी की मदद से नैतिक समर्थन दिया और साथ के साथ बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही हमारी आर्मी की। और हमने बताया जाता है कि किस तरीके से 90,000 सैनिकों का उस समय आत्मसमर्पण कराया और इनको घेर लिया पूरी तरीके से, और बाद में एक तरफा युद्ध विराम घोषित करते हुए एक नए देश का निर्माण में हमने अपनी भूमिका निभाई। हालांकि दोबारा से 90,000 सैनिकों को वापस कर दिया गया और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता होता है। ये समझौता आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछी जा सकती हैं सारी चीज़ें। सारी हर पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करके दिया गया है ताकि आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। कारगिल संघर्ष के बारे में बात होती है। देखिए कारगिल की लड़ाई 1999 के मई जून में ये हुई और 26 जुलाई 1999 में भारत ने अपने उन सभी इलाकों जिन पर कुछ मुजाहिदीन यानी कि आतंकवादियों ने कब्जा करने की कोशिश करी, जैसे द्रास, मास्को, काक्सर और बातली के बड़े ठंडे इलाके हैं, और इन इलाकों को वापस भारत ने हासिल कर लिया। तो ये कारगिल युद्ध आपको याद रखना है 26 जुलाई 1999। इसी में आगे आपको बताया गया कि कैसे 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग हमारा आर्मी इक्विपमेंट जो बनाने वाला डिपार्टमेंट है और उसकी जो सप्लाई करेगा, इन दो हमने विभागों की स्थापना करी। भारत की परमाणु नीति है, 2 बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया, मई 1974 और मई 1998। भारत के पास किस के निर्देशन में ये चीज़ शुरू हुई थी, तो 1940 में होमी जहांगीर भाभा एक साइंटिस्ट थे हमारे, और
उन्होंने अणु ऊर्जा बनाने के बारे में हमें बताया। साथ के साथ भारत देखिए इसका किस तरीके से प्रयोग करता है। तो भारत के पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अच्छा खासा अणु शक्ति है, यानी परमाणु बम है, लेकिन भारत कभी भी इसका पहला प्रयोग नहीं करेगा। और साथ के साथ भारत निशस्त्रीकरण जैसी चीज़ों पर ध्यान देता है। तो कब कब भारत ने परमाणु परीक्षण किए और किस तरीके से किसके निर्देशन में ये चीज़ शुरू हुई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप कि ये सारे 4 चैप्टर आपको फर्स्ट पार्ट में समझ में आए होंगे और आगे चलकर भी ये बहुत जल्दी आपको किताब के जरिए करवाने की कोशिश की गई है कि सारे पॉइंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो जाएं। और किसी भी तरीके के इसमें MCQs नहीं बनाए गए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, उनको अपनी किताब से ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो किताब के जरिए आप फटाफट इस वीडियो के जरिए इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।